नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जिले में ताबड़तोड़ हत्याओं का क्रम जारी है। सोमवार की रात निजामाबाद थाना क्षेत्र के नेवादा गांव निवासी 35 वर्षीय सुरेंद्र यादव की विपक्षियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। आपको बता दें कि बड़हरिया गांव में किसी बात को लेकर दो पक्षों में विवाद चल रहा था। एक पक्ष बीडीसी सदस्य का खास था, इसके चलते बीडीसी सदस्य उसकी तरफ से पैरवी कर रहे थे। बीडीसी सदस्य की इस कवायद से दूसरे पक्ष के लोग उनसे नाराज थे। सुरेंद्र इस बार प्रधानी के चुनाव की तैयारी कर रहे थे, जिसके चलते वह ज्यादा ही सक्रिय थे और समर्थकों को एकजुट करने के लिए लगातार वे क्षेत्र में सक्रिय थे। सोमवार की रात 9 बजे के लगभग नेवादा बाजार में कुछ लोग बैठकर चुनावी चर्चा में मशगूल थे। इसी दौरान उनमें विवाद हो गया। बीडीसी सदस्य भी मौके पर पहुंच गए। कहासुनी से शुरू हुआ विवाद कुछ ही देर में मारपीट में तब्दील हो गया। दूसरे पक्ष के लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। गोली बीडीसी सदस्य को लगी और वे लहूलुहान होकर मौके पर ही गिर पड़े। इसके बाद हमलावर पक्ष के लोग मौके से फरार हो गए। बीडीसी सदस्य को तत्काल जिला अस्पताल रवाना किया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। मौत की खबर गांव में पहुंचते ग्रामीण और परिजन आक्रोशित हो उठे। घटना स्थल पर खड़ी हमलावरों की 3 बाइकों को लोगों ने तोड़फोड़ करके आग के हवाले कर दिया। वहीं बीडीसी सदस्य की हत्या की जानकारी होते ही निजामाबाद थाना पुलिस के साथ ही कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। भीड़ का नियंत्रित करने में पुलिस को घंटे लग गए। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत करने के साथ ही रात में ही हत्यारों की गिरफ्तारी को लेकर दबिश की कार्रवाई शुरू कर दी, लेकिन सुबह तक पुलिस के हाथ खाली ही थे। बीडीसी सदस्य की गोली मारकर हत्या के बाद गांव के लोग आक्रोशित हैं। लोगों ने मौके पर मौजूद हमलावरों की 3 बाइकों में ताबड़तोड़ के साथ ही उसे आग के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं, हमलावर पक्ष के लोगों ने घरों पर ग्रामीणों और परिजनों ने पथराव भी किया। लोगों में आक्रोश इतना ज्यादा था कि निजामाबाद पुलिस तो पहुंच गई, लेकिन भीड़ को नियंत्रित करने में असफल साबित हुई। कई थानों की फोर्स के साथ ही आला अधिकारियों के मौके पर पहुंचने पर आक्रोशित लोगों की भीड़ नियंत्रित की जा सकी। बीडीसी सदस्य की हत्या के बाद उपजे आक्रोश को शांत कराने में पुलिस को कई घंटे लग गए। वहीं पुलिस ने नेवादा और बड़हरिया गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया। कई थानों की पुलिस फोर्स के साथ ही पीएससी के जवानों को गांव और बाजार में चप्पे चप्पे पर तैनात कर दिया गया। रात में ही मौके पर डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे, एसपी सुधीर कुमार सिंह के साथ ही कई पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर डेरा डाल दिया। डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे ने बताया कि हत्या आरोपियों पर एनएसए लगेगा और गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की जाएगी। हत्यारों की गिरफ्तारी को लेकर आधा दर्जन से अधिक टीमें लगा दी गई हैं। रात भर दबिश की कार्रवाई की गई। सभी संभावित ठिकानों पर आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। वहीं एसपी सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि जल्द से जल्द सभी हत्यारोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। पटना में रक्षा डीआरडीओ द्वारा स्थापित 500 बिस्तरों वाले कोविड अस्पताल, जिसमें अलग से 125 आईसीयू बिस्तरों की भी व्यवस्था है, उसका कल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने उद्घाटन किया। बिहटा में नवनिर्मित ईएसआईसी अस्पताल परिसर में बनाया गया ये कोविड अस्पताल डीआरडीओ द्वारा दिल्ली कैंट में निर्मित 1000 बिस्तरों वाले कोविड अस्पताल की तर्ज पर बनाया गया है। प्रधानमंत्री केयर्स फंड ट्रस्ट डीआरडीओ की ओर से अस्पताल के लिए धन आवंटित किया गया है। ऐसा ही एक और अस्पताल मुजफ्फरपुर में भी बनाया जाएगा। बिहार समेत देश के 10 राज्यों में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले हैं। महाराष्ट्र में 6 लाख से ज्यादा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में 3 लाख से अधिक केस आ चुके हैं। वहीं दिल्ली में सोमवार को कोरोना वायरस के 1061 नए मामले सामने आए। इसके साथ कुल संक्रमितों की संख्या 1,62,527 हो गई है। राजधानी में सोमवार को 1200 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। दिल्ली में अब तक कुल 1,46,588 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और अभी 11,626 सक्रिय मामले हैं। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 16 से 22 अगस्त तक 1,20,862 लोगों के सैंपल लिए गए और संक्रमण के 8,126 मामले आए।
9 से 15 अगस्त तक 1,23,315 सैंपल लिए गए थे, तब 7,801 केस आए थे। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में सोमवार को कोरोना वायरस के 11,015 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल तादाद 6,93,398 पहुंच गई है। अब तक 5,02,490 मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। फिलहाल प्रदेश में 1,68,126 सक्रिय मरीज हैं, जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में महाड़ में एक 5 मंजिला इमारत की 3 मंजिलें ढह गईं। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इमारत में कई लोगों के अभी भी फंसे होने की आशंका है, जबकि 25 लोगों को बचाया गया। घटना को लेकर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री अदिति एस तटकरे ने कहा कि 15 लोगों को बचाया गया है और कई लोगों के फंसे होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन इस बारे में सटीक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है कि इस इमारत ढहने के समय अंदर कितने लोग मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी के अनुसार इमारत में 47 फ्लैट थे, जिसमें लगभग 150 लोग रहते थे। फिलहाल इमारत के अंदर कितने लोग थे, इसकी जानकारी अभी नहीं मिली है। वहीं एनडीआरएफ ने कहा कि इमारत में 50 से अधिक लोगों के फंसे होने की संभावना है। मौके पर एनडीआरएफ की 3 टीमें भेज दी गई हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर एनडीआरएफ की 3 टीम रेस्क्यू के लिए पहुंच गई हैं। बता दें कि 1 सप्ताह से भी कम समय में राज्य में इमारत गिरने की ये दूसरी घटना है। इससे पहले 18 अगस्त को मुंबई के बांद्रा में रिजवी कॉलेज के पास एक खाली इमारत का एक हिस्सा ढह गया था, जिसमें 41 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और एक व्यक्ति घायल हो गया था। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज मध्य प्रदेश में 45 राजमार्ग परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। उद्घाटन और शिलान्यास की जाने वाली इन परियोजनाओं के तहत सड़क की लंबाई कुल मिलाकर 1,361 किलोमीटर है, जिसमें 11,427 करोड़ रुपए का निर्माण मूल्य शामिल है। मध्य प्रदेश के विकास का मार्ग प्रशस्त करते हुए ये सड़कें राज्य के भीतर और उसके आसपास बेहतर संपर्क और सुविधा सुनिश्चित करने के साथ साथ आर्थिक विकास की गति भी तेज करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता 31 दिसंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है। मंत्रालय ने इससे पहले मोटर वाहन अधिनियम और केंद्रीय मोटर वाहन नियमों से संबंधित दस्तावेजों की वैधता की अवधि बढ़ाने के लिए 30 मार्च और 9 जून को परामर्श जारी किया था। इसमें फिटनेस, परमिट, लाइसेंस, पंजीकरण या किसी अन्य संबंधी दस्तावेज की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ाने की बात कही गई थी। देश में कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर ये फैसला किया गया है। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान के बाद डीआरडीओ ने स्वदेशी रक्षा विनिर्माण को मजबूती देने के लिए कई पहल की है। इस दिशा में डीआरडीओ के एक प्रतिनिधिमंडल ने कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और उन्हें 108 प्रणालियों और उप प्रणालियों के बारे में बताया, जिनकी सिर्फ भारतीय उद्योग द्वारा डिजाइन और विकसित किए जाने के लिए पहचान की गई है। इस पहल से भारतीय रक्षा उद्योग के लिए आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में कई तकनीक के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। डीआरडीओ अपनी आवश्यकता के आधार पर इन प्रणालियों के डिजाइन, विकास और परीक्षण के लिए उद्योग को समर्थन भी उपलब्ध कराएगी। इस पहल से तेजी से उभरते भारतीय रक्षा उद्योग को समर्थन मिलेगा और उद्योग को बड़े स्तर पर आत्मनिर्भर भारत की दिशा में योगदान करने में सहायता मिलेगी। मैनपुरी पहुंची योगी सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट में हर वर्ग परेशान है, इसका फायदा उठाकर देश और प्रदेश को बेचा जा रहा है। सरकारी विभाग प्राइवेट हाथों में सौंपे जा रहे हैं, लेकिन सरकार के मंसूबों को सफल नहीं होने देंगे। प्रदेश की 8 पार्टियों ने मिलकर भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि भाजपा भारतीय झूठ पार्टी है। प्रदेश में गुंडा राज, भ्रष्टाचार के साथ जंगल राज कायम है, जिससे जनता त्रस्त हो चुकी है। कोई नेता और अधिकारी अगर सही बात करता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है। सरकार, पुलिस मनमानी कर रही है। थानों पर जाति पूछकर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। अधिकारी भी लूट मचा रहे हैं। पूरे प्रदेश में भाजपा के 900 कार्यालय बनाए गए हैं। देश में सभी विभाग घाटे में हैं और सरकार उन्हें प्राइवेट लोगों को बेचकर देश को संकट में डाल रही है।
सरकार 86 करोड़ नौजवानों को बेरोजगार बनाना चाहती है। कोई भी व्यक्ति सही बात बोलने की हैसियत में अगर आता है तो उसके खिलाफ मुकदमा लिखने के लिए कोई सही बात न बोले। और सही बात तो यह है कि आज उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, कोई भी सुरक्षित नहीं है, सरकार मनमान है और पुलिस भी मनमान है। थाने पे चले जाइए तो जाति पूछ करके FIR हो रहे हैं जी, और थाने पर 20,000 25,000 रुपए डिमांड है कि आप दो तो आपका FIR लिखेंगे और नहीं तो तुम भाग जाओ यहाँ से। जैसा कि आपने अवगत कराया कि ब्राह्मणों की हत्या की जा रही है, क्या लगता है कि बीजेपी सरकार ब्राह्मण विरोधी है क्या? देखिए, अब उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। आप अगर उठा के देखिए बनारस में जो बनारस का अपराधी बनारस जेल में, जौनपुर का अपराधी जो बना जौनपुर के जेल में जी, और इस समय सरकार का साफ साफ निर्देश है कि बदला ले लो, तो बदले की भावना हो रही है। सर अभी कोरोना काल चल रहा है और उनके ही मंत्री जो है ना लगातार बीजेपी पर अंकुश लगाते हुए दिख रहे हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, पहली बार सत्ता पक्ष में 200 विधायक धरने पर बैठे थे, शायद आप लोगों को अनुभव होगा, पहली बार। और आज की सच्चाई यह है कि 306 विधायक बीजेपी के पास हैं और 306 विधायक नाराज हैं। अभी आपने देखा 682 हत्याएं अभी 12 दिन पहले हुई थी। 58 विधायक ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में हैं। मुख्यमंत्री तक 58 को फोन किया, उनका संगठन मंत्री फोन किया, 15-15 विधायकों को लगाया गया एक ब्राह्मण के ऊपर कि ये लोग कहीं सदन में कुछ बोल न पावे। सदन की कार्रवाई में सरकार जैसे हिटलर शाही रवैये से अपनी बात करके और सीधे सदन स्थगित किया, चल दिया। नियम नियमावली को सब ताक पे रख दिया कि कहीं बात खुल न जाए। सच्चाई तो यह है, कोरोना जैसी महामारी में देश की सरकार देश बेच रही है, प्रदेश की सरकार प्रदेश बेच रही है, और अधिकारी जब ये जान गए कि जब सरकार बेच रही है, लूट रही है, तो हम क्यों पीछे रहें। 900 कार्यालय बीजेपी के पूरे देश में बने, 500 तैयार हो गए, 400 निर्माणाधीन हैं। ये पैसा कहां से आ रहा है? 73% बीजेपी के अकाउंट में पैसे की बढ़ोतरी कहां से आई? जब लालू यादव जी रेल मंत्री थे तो 50 करोड़ रुपए फायदा हुआ था, और जब विभाग रेलवे का घाटा में है, एयरपोर्ट घाटा में है, LIC घाटा में है, BSNL घाटा में है, कोयले की खदान का घाटे में है, तो कोई व्यापारी खरीद रहा है, वो घाटे का सौदा कोई व्यापारी करता है जी। इस नाते ये सरकार बेच करके पूरे देश को गुलाम बनाना चाहती है। जो 86 करोड़ नौजवान है उसको बेरोजगार बनाने की तैयारी में है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि GST व्यवस्था लागू होने के बाद पिछले 3 साल में लोगों के लिए कर की दरें कम हुई हैं, अनुपालन बढ़ा है और करदाता आधार दुगना होकर 1 करोड़ 24 लाख तक पहुंच गया है। मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 संकट को देखते हुए करदाताओं को अनुपालन संबंधी कई तरह की रियायतें भी दी गई हैं, जिनमें सालाना 5 करोड़ टर्नओवर वाले कारोबारियों को 30 सितंबर तक रिटर्न फाइल करने पर लेट फीस में 50% तक की छूट भी शामिल है। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की पहली पुण्यतिथि पर वित्त मंत्रालय ने सोमवार को GST से जुड़े कई ट्वीट किए। वित्त मंत्रालय ने कहा कि अब 40 लाख रुपए तक की सालाना कारोबार को GST से छूट है। शुरुआत में ये सीमा 20 लाख रुपए थी। इसके अलावा 1.5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले कंपोजिशन स्कीम भी चुन सकते हैं और 1% कर का भुगतान कर सकते हैं। 1.5 करोड़ रुपए तक के सकल सालाना कारोबार पर कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुना जा सकता है। इस योजना के तहत केवल 1% कर देना पड़ता है। सेवा क्षेत्र के मामले में 20 लाख रुपए तक का सेवा कारोबार GST से मुक्त है। इसके साथ ही 50 लाख रुपए सालाना का सेवा कारोबार करने वाले व्यवसायी कंपोजिशन योजना का लाभ उठा सकते हैं और केवल 6% की दर से कर चुका सकते हैं। मंत्रालय ने कहा है कि पहले 230 उत्पाद सबसे ऊंचे 28% के कर स्लैब में आते थे। अब इनमें से 200 उत्पादों को निचले कर स्लैब में रखा गया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि निर्माण क्षेत्र, विशेष रूप से आवास क्षेत्र को अत्यधिक राहत देकर 5% कर की श्रेणी में रखा गया है। किफायती आवास पर कर की दर 1% कर दी गई है। शुरू में GST रिटर्न भरने वालों की संख्या 65 लाख थी, जो अब 1 करोड़ 24 लाख से अधिक हो गई है। मंत्रालय ने कहा है कि GST में सभी प्रक्रियाएं पूरी तरह स्वचालित हैं और अब तक 50 करोड़ रिटर्न ऑनलाइन भरे गए हैं। GST लागू होने के बाद से अब तक 1 अरब 31 करोड़ ई-वे बिल सृजित किए गए हैं, जिनमें से करीब 40% वस्तुओं के अंतर राज्य परिवहन के लिए हैं।
देश में जीएसटी व्यवस्था 1 जुलाई 2017 से लागू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में जीएसटी व्यवस्था लागू करते समय अरुण जेटली वित्त मंत्री थे। जीएसटी के क्रियान्वयन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारतीय कराधान के इतिहास में इसे सबसे बुनियादी आर्थिक सुधार में गिना जाएगा। अति संवेदनशील गांव खेलमपुर में 2 बार हथगोले मिलने के मामले में मुखबिर से भी पूछताछ की गई, जिसमें 2 लोगों को जेल भेजा गया है, जबकि उसका सरगना अभी फरार है। वहीं वो 2 लोगों को मारने की साजिश रच रहे थे। 21 अगस्त की शाम पुलिस ने खेलम के खान सिंह के मकान से 6 हथगोले बरामद किए थे। मकान मालिक के मुताबिक मकान अक्सर बंद रहता है। मुखबिर की जानकारी पर उसके बाद सूरजपाल के घर में 10 सुतली बम बरामद किए गए। इसी गांव के बबलू लोहार और जयवीर सिंह ने बताया कि उन्होंने हलीम के साथ मिलकर खान सिंह और सूरजपाल को मारने की नीयत से उनके मकान में बम रखे थे। बम रखने के मामले में प्रमुख अभियुक्त हलीम सातिर बदमाश है। वर्ष 2002 में बिहारीपुर गांव में डकैती के दौरान हत्या और लूट में उसका नाम सामने आया था, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। अलीगंज क्षेत्र में खैलम गांव है, वहां पे एक सूचना प्राप्त हुई थी पुलिस को कि एक घर में एक कमरा है, वहां पे बम रखा हुआ है। प्राप्त जानकारी पे पुलिस टीम वहां जाती है और ये सूचना सही पाई जाती है और वहां से बरामद होता है। जिस व्यक्ति का घर था उसका नाम खान सिंह था, उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया जाता है, परंतु जब उसकी विवेचनात्मक कार्रवाई की जाती है तो ये तथ्य सामने आता है कि उसके द्वारा, जो आरोपी था उसके द्वारा वहाँ बम नहीं रखा गया था, ये बम किसी और ने रखा था। और इस घटना का पुलिस टीम ने अनावरण किया। 2 लोगों के नाम सामने आए, एक का नाम बबलू और एक का नाम जयवीर, जो उसी गाँव के रहने वाले थे। उनको गिरफ्तार किया गया। जब उनसे पूछताछ की गई तब ये तथ्य सामने आए कि जो खान सिंह था उससे पूर्व में मंदिर के पास खड़े, क्योंकि मंदिर के पास ये घर था, वहाँ पे खड़े और घूमने फिरने को लेके कई बार कहा सुनी हो चुकी थी। उसी से क्षुब्ध होकर उसने इस तरह की प्लानिंग की थी कि उसके कमरे में इसको रख दिया था और ये था कि या तो ये फंस जाए इसमें, अन्यथा अगर एक्सीडेंटली अगर फटता है या किसी कारणवश फटता है तो उसमें उसको नुकसान पहुँचे। इसमें एक और अपराधी का नाम सामने आया जिसका नाम हलीम है, जो अभी फरार है। ये बात सामने आ रही है कि जो इसका रॉ मटेरियल है वो इसके द्वारा सप्लाई किया जाता था। जहाँ तक उस सुतली बम को बनाने का बात है, वो गांव में ही गन्ने के खेतों में ये बनाए थे इन्होंने, और कुल 16 ऐसे बम जो है बरामद किए गए हैं। जल्दी हलीम की गिरफ्तारी की जाएगी और इस चेन को कंप्लीट किया जाएगा। पुलिस का चेहरा हमेशा अच्छे कामों से कम बदनामी के कामों से ज़्यादा चर्चा में रहता है, लेकिन कुछ अधिकारी आज भी अपना काम ईमानदारी से करते हैं और उन्हें समाज में एक अच्छी छवि से जाना जाता है, और जब अच्छी छवि होती है तो उसे सम्मानित भी किया जाता है। ऐसा ही एक उदाहरण आज फिरोजाबाद में देखने को मिला। दरअसल थाना जसराना में तैनात क्षेत्राधिकारी अजय सिंह चौहान को डीजीपी द्वारा सिल्वर मेडल से सम्मानित करने की घोषणा की गई है, और इसी के चलते आज शिकोहाबाद के ग्रीन पार्क होटल में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीओ अजय सिंह चौहान का रोटी बैंक द्वारा चांदी का सिक्का, प्रशस्ति पत्र, फूलमाला, शॉल उड़ाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान रोटी बैंक के सदस्य अजय कुमार आहूजा ने कहा, आज रोटी बैंक द्वारा अपने जो अजय चौहान जी सीओ थे, पहले शिकोहाबाद में, फिर टूमला में, जब आजकल जसराना में है, उनको उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा सम्मानित किया गया है। उनके सम्मान में, और जो इंदु प्रभा जी यहाँ सीओ थी, उनके विदाई समारोह उनका सिलसिला में ट्रांसफ़र हो गया है। कार्यक्रम में शिकोहाबाद सीओ, सिरसागंज सीओ, उपजिलाधिकारी शिकोहाबाद, पूजा ग्रुप के चेयरमैन राजीव अग्रवाल, जसराना चेयरमैन अवनीश कुमार गुप्ता, कुमार डेयरी के चेयरमैन अश्विनी कुमार के अलावा शिकोहाबाद तहसीलदार सत्यप्रकाश सिंह और नायब तहसीलदार मौजूद थे। इस कार्यक्रम को कई तरह से अहम माना गया, क्योंकि शिकोहाबाद सीओ का सम्मान इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने शिकोहाबाद का चार्ज लिया है, और सिरसागंज सीओ का सम्मान इसलिए किया गया
कि उन्होंने शिकोहाबाद में रहते हुए कई महीनों तक अपनी सेवाएं दी। अब उन पर सिरसागंज का चार्ज है। रोटी बैंक की ओर से राजीव गुप्ता और अन्य पदाधिकारियों ने सभी का स्वागत सम्मान किया। इस मौके पर शिकोहाबाद उपजिलाधिकारी देवेंद्र पाल सिंह ने कहा, हमारे जो सीओ साहब जसराना हैं अजय सिंह चौहान जी, इनको एक मेडल मिला था गवर्नमेंट की ओर से, तो उनका सम्मान किया गया था और उनके साथ साथ हम लोगों को भी सम्मान हो गया है। जब किसी अधिकारी को सम्मानित किया जाता है तो उस जिले का भी गौरव बढ़ता है जहां वो अधिकारी तैनात है, और ये फिरोजाबाद जिले के लिए एक गौरव की बात है। सीओ अजय सिंह चौहान को फिरोजाबाद में रहते हुए रजत पदक से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। रोटी बैंक के आजीवन सदस्य राजीव अग्रवाल ने कहा, जनपद फिरोजाबाद के नगर शिकोहाबाद के एटा रोड स्थित ग्रीन पार्क में आज एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सीओ जसराना श्रीमान अजय चौहान जी को डीजीपी महोदय द्वारा रजत पदक मिलने पर समस्त रोटी बैंक के पदाधिकारियों एवं आम जनता की ओर से स्वागत सम्मान रखा गया। इसी कार्यक्रम के दौरान नवागत सीओ शिकोहाबाद का स्वागत किया गया। निवर्तमान सीओ इंदु प्रभा, जिनका का स्थानांतरण सिरसागंज हो गया है, उनका भी स्वागत किया गया और सभी लोगों ने मिलकर के प्रशासन को इस बात का भरोसा दिलाया कि इस कोरोना काल के दौरान अथवा इसके बाद हमारी जिस प्रकार की आवश्यकता भी प्रशासन को पड़ेगी, हम जनता के हितों में उनकी मदद करेंगे। और प्रशासन ने भी हम सभी लोगों को इस बात का आश्वासन दिया है कि प्रशासनिक तौर पर जिन आवश्यकताओं की जिस मदद की आवश्यकता पड़ेगी हम आपको देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस संबंध में सीओ अजय सिंह चौहान से बात की गई तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया, अभी डीजीपी महोदय द्वारा सिल्वर मेडल की घोषणा की गई है, वो दिया गया है। और वो क्यों दिया गया है, ये प्रश्न जो आप पूछे उसका उत्तर ये है कि आप लोगों ने जो सहयोग दिया, जो प्यार दिया, उसकी वजह से मिला है। यानी कि एक्चुअल में वो मिला आपको है, माध्यम में हूँ, क्योंकि किसी भी जब तक कि जनता के सारे अंग किसी भी अधिकारी को सहयोग नहीं करेंगे, अधिकारी को प्रशंसा तो दूर की बात है, भर्त्सना मिल सकती है, मिलती भी है। और जिस अधिकारी को जनता का सहयोग मिलेगा उसे मेडल मिले या ना मिले, मेडल भी मिलते हैं, और मेडल मिले या ना मिले, जनता का प्यार और जनता का विश्वास, ये सबसे बड़ा मेडल है। और जो जिसको मिल जाता है और उसके लिए बहुत खुशी की बात होती है। और मैं इस मामले में सौभाग्यशाली हूँ कि आप लोगों ने मुझे जो मेडल दिया है, जो भले दिख ना रहा हो लेकिन एक्चुअल में दिख रहा है, वो जो मेडल मिला है डीजी साहब द्वारा, वो आप लोगों द्वारा ही प्यार का और सहयोग और विश्वास का प्रतीक है, जिससे मैं जहाँ जाता था सारे काम आसानी से हो जाते थे। शायद यही समझ के अधिकारियों ने ये दिया है। एक्चुअल में मैं वो आपको समर्पित करता हूँ, आप सभी लोगों को, क्योंकि आप ही की वजह से मुझे मिला है। धन्यवाद। रामपुर के टाड़ा बादली गांव में दोपहर सैनिक मुकेश बाबू का पार्थिव शरीर लाया गया। यहाँ उनके अंतिम दर्शन करके श्रद्धांजलि देने के लिए आसपास के इलाके के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री सरदार बलदेव सिंह औलख भी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे। मूल रूप से रामपुर के टाड़ा थाना क्षेत्र के गांव टाड़ा बादली के रहने वाले 43 वर्षीय मुकेश बाबू थल सेना में आर्टिलरी डिपार्टमेंट में बीएचएम पद पर तैनात थे। उनका परिवार मझूला थाना क्षेत्र के कुंदनपुर में रहता है। छोटे भाई प्रेम कुमार ने बताया कि भारत चीन तनाव के बाद से मुकेश बाबू की तैनाती अरुणाचल प्रदेश के भांगोचूना सेक्टर में ऊंचाई वाले इलाके में पॉइंट 4310 पर चल रही थी। बटालियन से कॉल करके बताया गया कि मुकेश बाबू की मौत हो गई है। परिजनों के अनुसार मुकेश बाबू को ड्यूटी के दौरान सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। इसके बाद साथी जवानों की मदद से उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही परिवार में हड़कंप मच गया। कि हमारे इस रामपुर का
जवान जो सरहदों पे ठंड में, बरसात में अपने घर को छोड़कर, माँ बाप को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर जो हमारे जवान सरहदों पे हैं, आज ये जवान हमारे रामपुर का जो शहीद मुकेश, जिनका शव आज हमारे टांडा बादली में यहाँ पर आया है और पूरे गम की लहर है। मैं चारों तरफ देख रहा हूँ तो लोगों के मन भरे हुए हैं, क्योंकि वो शहीद यहीं पर खेला है, यहीं पर बड़ा हुआ है, यहीं है पड़ा है और यहीं से भर्ती होकर आज इसी मिट्टी में आज उनका संस्कार, अंतिम संस्कार होगा। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि उस शहीद परिवार के मैं सरकार की तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि देता हूँ कि भगवान उनके परिवार को और उनके यहाँ के समाज को, उनके मोहल्ले को, उनके तहसील को सब ऊपर वाला कृपा बख्शे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा जो मुकेश जी इस टांडा के बादली से शहीद हुए हैं, सारे ही आज उनको सच्ची श्रद्धांजलि यहाँ पर देने के लिए हम सब। मंत्री जी, प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं आप, तो प्रदेश सरकार की तरफ से क्या सौगात शहीद के लिए आप लेके आए हैं आज? मैं आपको कहना चाहता हूँ, सरकार ने जो भी शहीद परिवार हैं उनके मानक तय हैं, उनके अनुसार सारी सुविधाएं इस शहीद परिवार को मिलेगी और सरकार इनको। ग्रेटर नोएडा में डीएम सुहास एलवाई ने कलेक्ट्रेट में बच्चों के साथ धरने पर बैठे एक फरियादी की फरियाद जमीन पर बैठकर सुनी, परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। पीड़ित ने एक महिला पर प्लॉट कब्जा करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि शिकायत के बाद भी पुलिस और प्रशासन ने उसकी मदद नहीं की। पीड़ित प्रताप सूर्यपुर के मुबारकपुर गांव का निवासी है। उसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। पत्नी सोनम का देहांत हो चुका है। परिवार में बच्चों के अलावा बुजुर्ग पिता हैं। आरोप है कि गांव में उसका एक 50 गज का प्लॉट है जो पत्नी के नाम पर है। प्लॉट की रजिस्ट्री उसके पास है, लेकिन एक महिला प्लॉट को अपना बता रही है। 2 दिन पहले महिला ने कुछ लोगों के साथ मिलकर प्लॉट पर कब्जा कर लिया। प्रताप, उसके पिता और बच्चे के साथ मारपीट भी की गई। जब मारपीट की शिकायत पुलिस से की तो पुलिस ने प्रशासन के पास भेज दिया। प्रशासन ने पुलिस का मामला बता दिया। परेशान होकर पीड़ित प्रताप अपने 3 बच्चों और बुजुर्ग पिता के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचा। वहां कोई सुनवाई नहीं होने पर परिवार के साथ डीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गया। रो रो कर पीड़ा बताने लगा। यह देखकर मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। तभी डीएम सुहास एलवाई को जानकारी मिली तो अफसरों के साथ मौके पर पहुंचे। डीएम जमीन पर बैठ गए और पीड़ित की समस्या सुनी। डीएम ने पीड़ित को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया और संबंधित एसडीएम और पुलिस को तत्काल कार्रवाई करने के आदेश दिए। डीएम के आदेश के बाद पीड़ित ने शाम को एसडीएम सदर और सूर्यपुर कोतवाली पुलिस को तहरीर दी। तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पीड़ित का कहना है कि उसके बच्चों ने खाना भी नहीं खाया है। अगर पुलिस पहले दिन से ही कार्रवाई कर देती तो इतनी परेशानी नहीं होती। आराम से रह रहा हूँ, इसके बावजूद भी कुछ लोग आते हैं। क्या नाम है मेरे बच्चे का नाम? मास्क बच्चे का नाम क्या है? आराम से, ये मास्क इधर लगाओ, आप भी मास्क लगाइए। हाँ बताओ, आराम से शांति से बताओ। बाकी लोग एक आध पीछे सोशल डिस्टेंस बनाए रखें।